हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म। मेंस करंट अफेयर सीरीज में आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टुडे वी विल सी द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट आर द ऑनगोइंग इशू रिगार्डिंग दिस। इस टॉपिक पर हम काफ़ी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली जो पार्लियामेंट ने 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है उसके क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और ये कंप्लीट टॉपिक हमारे GS3 में पॉलिटी के अंतर्गत पॉलिटिकल डायनेमिक एंड इलेक्टोरल बिहेवियर में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज इन डेप्थ वीडियो, लेट्स सी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो हमारे लेजिस्लेटर हैं उनको लेके क्या मानना था और क्या उनके विजनरी थॉट्स थे। तो ही यूज्ड टू से कि इफ द पीपल हु आर इलेक्टेड एंड आर केपेबल एंड मैन ऑफ करेक्टर एंड इंटीग्रिटी देन दे वुड बी एबल टू मेक बेस्ट इवन विद अ डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर वो लैक करेंगे इन दिस सेंस then the best constitution also cannot help the country। तो his thoughts were very visionary and ahead of his time। और आज हम देखेंगे कि कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स जो है वो इस थॉट को बहुत रिलेवेंट बना देता है कि क्यों आज देश को ज़रूरत है पीपल हु हैव कैरेक्टर और द इंटीग्रिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस होल डिस्कशन। So today what we are going to discuss, the first one is 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसके क्या फीचर्स हैं, इस बिल के साथ क्या इश्यूज हैं। साथ ही हम देखेंगे जो बिगर इशू है दैट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कि इसका करंट स्टेटस क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के रीजंस क्या हैं, हमारे पास क्या लीगल फ्रेमवर्क है टू स्टॉप द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। साथ ही हम देखेंगे कि क्या वे अहेड है ताकि हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को क्लीन कर सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के क्या मेन फीचर है। तो पार्लियामेंट द्वारा ये बिल लोकसभा में प्रपोज किया जाता है जो कि एम करता है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब इस बिल में तीन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट प्रपोज किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 75, 164 एंड 239 ए। बेसिकली ये बिल एक नया क्लॉज ऐड करता है इन अमेंड आर्टिकल्स में कि अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 30 कॉन्जिक्यूटिव डे ड्यूरिंग हॉलीडे द ऑफिस इज अरेस्टेड और डिटेन, मतलब या तो अरेस्ट हुआ या 30 कॉन्जिक्यूटिव डे के लिए वो डिटेन किया जाता है अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बिंग ऑफ फोर्स विच इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट of for a term which may be extended up to 5 years or more, shall be removed from the office by the prime president on the advice of the prime minister to be tendered by 31st day। अगर सिंपल भाषा में कोई भी मिनिस्टर, CM या PM फॉर दैट मैटर अगर वो किसी भी ऐसे केस में जहां पे 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है उन्हें 30 कॉन्जिक्यूटिव डे के लिए अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो 31st डे पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दैट पोजीशन। साथ ही ऐड किया जाता है कि दिस रिमूवल कैन बी रिवर्स व्हेन द मिनिस्टर इज रिलीज फ्रॉम द कस्टडी चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर विल बी इन द एम्बिट ऑफ प्रपोज लॉ। अब यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे इंस्टेंस हुए जहां पे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी वर अंडर द जुडिशियल कस्टडी एंड दे वर अंडर द अरेस्ट। बट जेल से सरकार चलाना, सरकार का कहना था कि इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बट इट ऑल्सो पोजेज अ क्वेश्चन अपॉन द ट्रस्ट प्रपोज्ड बाय द पीपल। तो इसके रिगार्डिंग सरकार एक बिल लेके आती है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐसे मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स को जेल से सरकार चलाने से रोका जा सके। अब इस बिल के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज भी हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है और कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, तो वी विल कंप्लीटली डिस्कस दिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिबेट और सरकार का क्या पॉइंट था। गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो ऑन गोइंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंक्रीज हो रहा है दे वांट टू कर्ब दिस। उसके लिए वो रीज़न देते हैं कि लॉन्ग वेट फॉर कन्विक्शन टू डिफीट द पर्पस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि आप देखेंगे कि कन्विक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत लंबे चलते हैं। फॉर एग्जांपल सितंबर 2013 से लेके आज तक केवल 27 सिटिंग MP MLA हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस, बिकॉज इंडिया में कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा लो है, ट्रायल्स बहुत लंबे चलते हैं। तो ऐसे में ये पूरा पर्पस जो है पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करने का वो डिफीट हो जाता है। तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे इंटेंट से बिल लेके आई है। हाउएवर देयर आर सर्टेन इश्यूज विच वी हैव टू डिस्कस। तो वी विल सी दिस कंप्लीट एनालिसिस कि इस बिल में क्या इशू है। तो सबसे पहले जो इस बिल में बेसिक इशू है दैट इज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की ये अगेंस्ट जाता है। यूजुअली इंडिया में जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस माना जाता है कि प्रूवन इनोसेंस अंटिल फाउंड गिल्टी। बट ये बिल जो है वो
प्रिज्यूम करता है कि द पर्सन इज गिल्टी, दैट्स वाई इट इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द पोजीशन। तो इट गोज अगेंस्ट द आर्टिकल 14 एज वेल एंड आर्टिकल 21 एज वेल। साथ ही देर आर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज। अगर आप रिसेंटली संसद में सरकार द्वारा दिया गया डेटा देखेंगे तो इन द लास्ट 10 years ओनली 2 कन्विक्शन हैड हैपेंड आउट ऑफ 193 केसेस ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टर। तो ये शो करता है कि कितना लो कन्विक्शन रेट हमारे पॉलिटिकल केसेस में है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की लो कन्विक्शन पे अपना एंग्विश शो करता है। साथ ही आप देखेंगे कि जो 30 डे का डिटेंशन पीरियड है इट कैन बी मिसयूज। 244 लो कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि नॉट द डिटेंशन और अरेस्ट बट द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बाय द कोर्ट कैन बी कंसिडर अ वैलिड ग्राउंड, क्योंकि उस केस में प्राइमा फेसी जुडिशियल ये मान लिया जाता है कि देर आर सब्सटेंटिव एविडेंस रिगार्डिंग द पर्सन। साथ ही एक इशू ये भी है कि वीकन करता है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ये प्रमोट करेगा, साथ ही स्टेट की ऑटोनॉमी को कम करेगा, बिकॉज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर विल गेट अ डायरेक्ट राइट टू इंटरफेयर इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इशू इज रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके साथ क्या चैलेंजेस है। अगर हम आने वाले टाइम में हम आरपी के सेक्शंस देखेंगे कि क्या क्या सेक्शंस है, तो सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है ओनली अपॉन फाउंड कन्विक्शन। ऑल्दो ये जो बिल है ये डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, दिस इज अ टेम्पररी एडजस्टमेंट सो दैट दे कैन इंश्योर कि जेल से कोई भी गवर्नेंस ना रन कर पाए। तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं करता है बट स्टिल इट गोज अगेन द लीगल मैंडेट लाइक आरपीए सेक्शन 8। इसी तरह जो डिटेंशन पीरियड है 30 डे इट हैज़ बीन सेट आर्बिट्रेरी, कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस या लीगल प्रोविजन नहीं है कि क्यों 30 डे के पीरियड को ही चूज किया गया है। साथ ही देर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस बिफोर इंट्रोडक्शन। रूल 19A एंड 19B ऑफ द लोकसभा सेज कि अगर आप कोई भी बिल ला रहे हो तो यू हैव टू गिव द प्रायर नोटिस एंड सर्कुलेशन, बट गवर्नमेंट द्वारा कम समय का तर्क दिया गया है। तो ये इस तरह के बिल जनरली अगर कंसेंसस से लाया जाए क्योंकि इससे ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम ही हमारा क्लीन होगा तो ज़्यादा बेहतर रहता। साथ ही देर इज़ अप्रिहेंशन कि ये जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए मिसयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बिल में प्रावधान है कि अगर आपको जो भी व्यक्ति है जो भी मिनिस्टर है अगर वो 5 साल से ज़्यादा सजा याफ्ता वाले मामले में आरोपी दर्ज किया जाता है तो वो इस बिल में आ जाते हैं। बट आप देखेंगे कि जो सेक्शन हमारी बीएनएस की है भारतीय न्याय संहिता उसमें आउट ऑफ 358 181 सेक्शंस आर दोज जिसमें 5 साल से ज़्यादा की सजा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्टेट के कुछ, और साथ ही अपोजिशन जो है उनके कुछ कंसर्न है कि दिस बिल कैन बी मिसयूज। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ये कितना डीप इशू है। अगर आप एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट देखेंगे तो 46% ऑफ एमपी इन द लोकसभा आर फेसिंग क्रिमिनल चेंजेस। सरकारें बदली, पार्टियां नई आती रही, बट ये जो स्थिति है ये आज भी वैसी की वैसी ही है। अगर आप देखिए 2009 में जहां एक और 30% एमपी पे क्रिमिनल केसेस थे वो परसेंट हमेशा बढ़ता हुआ गया और आज ये 46% तक पहुंच गया है। इसी तरह अगर आप परसेंट विद द सीरियस क्रिमिनल केसेस को देखेंगे तो 2009 में इट इज वॉज अराउंड 14%, बट ओवर द टाइम इट हैज़ राइजन अप टू द 31%। तो इट शोज कि डिस्पाइट बीइंग द सरकार, डिस्पाइट बीइंग द गवर्नमेंट्स और द अपोजिशंस कीप ऑन चेंजिंग, जो हमारी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ये जो है फैक्टर और कंसोलिडेट होता गया। इस कंसिडरेशन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए है या एक इम्पॉर्टेंट कोट जो कि जॉर्ज बर्नार्ड ने कहा था कि power doesn't corrupt. Usually we say कि power corrupt people, but this clearly shows कि power doesn't corrupt, how people corrupt power, ना कि power corrupt people। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल यूनियन लेवल पे ही है, अगर आप स्टेट लेवल पे देखेंगे तो डेटा और भी स्कैरी है। ये एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की एक जॉइंट रिसर्च थी जिसमें हमें देखने को मिला कि आउट ऑफ 30 चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट असेंबली एंड द यूनियन टेरिटरी 40% ऑफ देम हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। और इस 40% में भी अगर आप देखेंगे कि 33% ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैव सीरियस क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, ब्राइबरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ये शो करता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एक कितना इंपॉर्टेंट और एक कंसर्निंग इशू है। अब देखेंगे कि ये जो इशू है वाई इट इज सच कि इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आज भी इतना प्रिवलेंट है। तो बेसिकली हमने इसको 6 सब सेक्शंस में डिवाइड किया है। द नंबर 1 इज एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। देर आर लूप होल्स इन द लॉ एज वेल। अगर आप देखिए कि सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 जो आरपीए का था इट यूज टू अलाउ कि
अगर आप कन्विक्ट भी हो गए हैं किसी केस में तब भी आपको 3 महीने मिलते थे अपील के लिए। हाउएवर दिस वाज स्ट्रक डाउन इन द फेमस लिली थॉमस केस बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये लॉज में हमेशा लूप होल्स रहेंगे। जुडिशियल पेंडेंसी का इशू है, पुअर कन्विक्शन रेट का इशू है। हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस देखा कि कैसे आउट ऑफ 193 देयर वर ओनली 2 केसेस वेयर कन्विक्शन हैड हैपन। साथ ही करप्शन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है एंड देर इज अ अनहोली नेक्सस बिटवीन बोथ ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिशियन। इसके साथ ही लीगल रूप से अगर हम देखें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है और जो पनिशमेंट है वो उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है। साथ ही वोटर्स और इलेक्शन कमीशन के बीच में एक गैप आता है जहां से रिपोर्टिंग काफ़ी कम होती है। And when lawbreakers become legislator it is reflected and it again consolidated the same phenomena। साथ ही सोसाइटी लेवल पर हम देखें तो हमारी जो डाइवर्सिटी है कभी कभी वो हमारी वीकनेस भी हो जाती है। ऑल्दो वी आर अ डाइवर्स नेशन बट ये डाइवर्सिटी हमें रिफ्लेक्ट होती है रिलीजन, रीजन, कास्ट। और जब इस तरह के फिनोमिना पे हम डिवाइड होते हैं तो क्रिमिनल जो है वो पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को प्रोटेक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव कास्ट, रिलीजन, और इस वजह से उनका पॉलिटिक्स में आना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। साथ ही अगर आप पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो देयर इज अन अनहोली नेक्सस बिटवीन मसल एंड मनी पावर। साथ ही जो फ्रीबीज या वोटिंग बिहेवियर है वो इजीली अफेक्ट किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है वो इतनी स्ट्रेंथन नहीं है, वो उतनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं करती है। एंड द लैक ऑफ वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स इज ऑब्वियसली अ इशू एज ऑल्सो कोटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एंड द लास्टली इज इकोनॉमिक। कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज द मनी पावर। अब हाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर इज अ नोन फैक्ट। साथ ही पार्टी डिपेंड करती है कंट्रीब्यूशन पे बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी प्रोविजन ऑफ द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। तो ये कुछ रीज़न थे कि क्यों क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक रैम्पेंट फिनोमिना है। साथ ही आप देखिए कि ये तो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल रीज़न थे। इस प्रॉब्लम को हम गेम थ्योरी के नैश इक्विलिब्रियम से भी समझ सकते हैं कि कैसे एक नैश इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करता है कि वाई पार्टीज प्रिफर द क्रिमिनल द कैंडिडेट्स विच हैव द क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब नैश इक्विलिब्रियम जो है वो गेम थ्योरी में एक नॉन कोऑपरेटिव गेम में बताता है कि कैसे विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है या हर पार्टी जो है वो डिपेंड करता है दूसरे की क्या स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गेम में 2 पार्टीज हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी। अब अगर पार्टी ए क्रिमिनल कैंडिडेट का इलेक्शन सिलेक्शन करती है वर्सेस पार्टी बी क्लीन को सिलेक्ट करती है, तो देखिए कि क्लीन वाले की जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.4 जबकि क्रिमिनल की होगी 0.6। तो नोबडी विल गो विद दिस अनफेयर सिलेक्शन। अगर पार्टी बी भी क्लीन को सिलेक्ट करती है और पार्टी ए भी क्लीन को सिलेक्ट करती है तो दोनों की विनिंग प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। तो यहाँ भी दोनों का डिसएडवांटेज है कि कोई भी गेन नहीं कर रहा है। अगर पार्टी ए क्रिमिनल को चूज करती है और पार्टी बी क्लीन को चूज करती है देन पार्टी ए के फेवर में ये जजमेंट जाएगा। बट अगर बोथ द पार्टी सिलेक्ट क्रिमिनल्स देन इट विल बी अ कंप्लीट टाई ब्रेकर फॉर देम। और यहाँ से इस केस में अब अगर एक के पास क्रिमिनल है तो श्योरली इट विल नॉट इवन इफ वी गो फॉर द क्लीन तो वो डिसएडवांटेज के केस में रहेगी। तो नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसा गेम है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स रहेगा हमारे रिस्पॉन्स भी उसके अकॉर्डिंग ड्राइव होते हैं कि कोई भी जो है वो कंपिटेटिव गेन ना हासिल कर सके। तो ये बहुत अच्छे से पूरे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को समझाता है कि वाई पार्टीज आर रनिंग बिहाइंड द क्रिमिनल बैकग्राउंड पीपल। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे सिस्टम में बनाए गए हैं ताकि इस तरह के जो बैकग्राउंड के पर्सन हैं या फिर डिस्क्वालिफिकेशंस को इंश्योर किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के रिगार्डिंग डील करता है। इसी तरह से आर्टिकल 191 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए से डील करता है। एंटी डिफेक्शन को रोकने के लिए हम 10th शेड्यूल लेके आए। साथ ही आरपीएस में भी कुछ सेक्शन है जो प्रिवेंट करता है कि सिस्टम में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोका जा सके। अब आर्टिकल 102 एंड 119(1) में 5 क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं जो कि डिस्क्वालिफिकेशन इंश्योर करते हैं। नंबर 1 इज इफ द पर्सन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट अदर देन द ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट या लॉ, या फिर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का हो, या इफ ही हैज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इफ ही इज़ नॉट अ सिटीजन, और इफ ही इज़ डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो सबसे मेन लॉ है दैट इज आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951। तो आरपीए 1951 जो है वो बेसिकली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से डील करता है। सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है कि अगर आप कन्विक्ट होते हैं सर्टेन ऑफेंसेस के लिए। फॉर एग्जांपल सेक्शन 153 है, ये पुराने सीआरपीसी एंड आईपीसी प्रोविजन है। अगर आप सेक्शन 153 ए दैट इज प्रोमोटिंग एनिमिटी और हेट्रेड
Section 171A, that is bribery, 498A domestic violence, Section 376 which is rape, dowry prohibition act, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ऐसे केसेस में अगर आप कन्विक्ट पाए जाते हैं तो यू आर डिस्क्वालिफाइड अप टू 6 years आफ्टर रिलीज ऑफ कन्विक्ट। ठीक है। इसी तरह से सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 में करप्शन और डिसलॉयल्टी के लिए प्रोविजंस है, सेक्शन 9A में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग अगर आप डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। इसी तरह से सेक्शन 10 और 10A में अगर आप अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को भी लॉन्च करने में फेल होते हैं देन ऑल्सो यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड। तो वी हैव सर्टन लीगल फ्रेमवर्क एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, बट वाई इट इज़ हैपनिंग कि इसके बाद भी ये फिनोमेना बहुत प्रिवलेंट है। तो हम देखते हैं कि ये पूरी जर्नी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की कैसे इवॉल्व करती है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है 2002 में, विच इज़ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो कोर्ट डील कर रहा था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो इलेक्टोरल हैड द फंडामेंटल राइट टू नो कि जो हमारे जो जिनको हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं उनका प्रोफाइल क्या है, क्या उन पर कोई क्रिमिनल केसेस हैं। तो कोर्ट इसमें ऑर्डर देता है इलेक्शन कमीशन को टू सिक्योर एफिडेविट बाय द कैंडिडेचर रिकॉर्डिंग ऑल पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू पास्ट और इवन द पेंडिंग क्रिमिनल केसेस पर आपको बताना पड़ेगा कि आप पे क्या केस चल रहे हैं, किस केस में आप कन्विक्ट किए गए हो, ताकि जो वोटर है उसको एक राइट टू इन्फॉर्मेशन हो और वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। बट ये जो एक्शन है इसको पार्लियामेंट रिवर्स कर देती है बाय द सेक्शन 333B इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो पार्लियामेंट आरपीए में अमेंडमेंट करती है सेक्शन 33B में, जिसमें कि वह ये नियम बनाती है कि नो कैंडिडेट शैल बी लायबल टू डिस्क्लोज और फर्निश एनी सच इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज और फर्निश अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर आफ्टर। तो बेसिकली जो एडीआर केस में जजमेंट आता है पार्लियामेंट उसको नलीफाई कर देती है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट फर्दर स्ट्रक डाउन करती है सेक्शन 33B को इन द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी केस। तो 2004 में फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विच इज पीपल्स यूनाइटेड सिविल लिबर्टी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है सेक्शन 33B को, जो कि एग्जाम्शन देता है एमपी एमएलए या जो इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं कि आपको डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है अपने एडीआर केस को और वो सेक्शन 33B को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है। बट इसके बाद फिर एक लैंडमार्क जजमेंट हमें देखने को मिलता है 2005 में। अब 2005 में एक जन चौकीदार केस होता है विच इज़ अ वेरी लैंडमार्क केस। तो पटना हाई कोर्ट इसमें काफ़ी अच्छा जजमेंट देती है कि पटना हाई कोर्ट डी बार कर देती है ऑल दोज पीपल हु आर इन लॉफुल पुलिस कस्टडी एंड सर्विंग जेल टर्म्स फ्रॉम वोटिंग और कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इवन इफ दे आर एनरोल्ड एज वोटर। अब ये पूरा मामला क्या था, अगर आप देखिए सेक्शन 4 सब क्लॉज डी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो ये मैंडेटरी करता है कि अगर आपको क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ द पीपल क्या है, तो ये मैंडेटरी करता है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो सबसे पहले आपको एक इलेक्टर होना पड़ेगा, एक मतदाता होना पड़ेगा। बट सेक्शन 62 सब क्लॉज 5 अगर आप आरपीए में देखेंगे तो आप देखेंगे कि राइट टू वोट इज नॉट अवेलेबल टू अ प्रिजनर एक्सेप्ट अ पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। थस ऑल प्रिजनर्स हु आर नॉट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नीदर वोट और नॉर दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब अगर आप एक मतदाता ही नहीं है तो आपका जो मतदान करने का अधिकार है वो भी आपको नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ये जजमेंट सुनाता है कि क्वालिफिकेशन सेट करता है कि जो भी कैंडिडेट है उसके लिए इलेक्टोरल अंडर सेक्शन 4 सब क्लॉज डी ऑफ आरपी होना बहुत ज़रूरी है। और सीधा कोर्ट कह देता है कि अगर पर्सन कस्टडी में है, जेल टर्म सर्व कर रहा है, प्रिजन में है, तो वो इलेक्टोरल नहीं है। तो बेसिकली कोर्ट इंश्योर करता है कि सिस्टम में ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को आने से रोका जा सके। बट हमें देखने को मिलेगा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट फिर इस आर्ग्यूमेंट और इस केस की जो प्रोविजंस थे इसको अपहेल्ड करता है। बट पार्लियामेंट एक नया लॉ लेके आती है, एक नया अमेंडमेंट लेके आती है जिससे कि प्रीवियस जो जजमेंट था उसको नलीफाई कर दिया जाता है। अब पार्लियामेंट एक न्यू अमेंडमेंट लेके आती है इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो 2013 का ये अमेंडमेंट क्या था, दो की चेंजेस पार्लियामेंट लेके आती है कि इफ़ अ पर्सन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम वोटिंग ड्यू टू बीइंग इन पुलिस कस्टडी और इन जेल
लेकिन एज लॉन्ग एज हिज नेम इज एंटर ऑन द इलेक्टोरल रोल ही शैल नॉट सीज टू बी एन इलेक्टर। पहले पटना हाईकोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं या प्रिजन में हैं तो आप इलेक्टोरल होने से वंचित रह जाएंगे, और अगर इलेक्टोरल होने से वंचित रह जाएंगे तो एज पर द सेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आप इलेक्शन भी फाइट नहीं कर सकते। बट पार्लियामेंट इस पूरे केस को ही रिवर्स कर देती है। साथ ही वो ऐड करती है कि डिस्क्वालिफिकेशन केवल एक ही पैरामीटर पे होगा, दैट इज कि जो कन्विक्शन है, कि अगर आपका किसी केस में कन्विक्शन है तो ही आप डिस्क्वालीफाई करिए जाओगे, बाकी कोई भी पैरामीटर वैलिड नहीं है। तो क्या ये एक सबसे बड़ा सेटबैक था टू ब्रेक द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक काफ़ी अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर दिया था ताकि सिस्टम में ऐसे लोगों को आने से रोका जा सके। बट आप देखेंगे कि ये बिल जो है वो एक सेटबैक के रूप में आता है अगेंस्ट क्लीनिंग द पॉलिटिक्स। बट देखिए 10 जुलाई बहुत ही लैंडमार्क दिन है। सेम 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है कि ही अपील्ड द जजमेंट इन द जन चौकीदारी केस। साथ ही 10 जुलाई को ही एक और सेपरेट केस में, जो कि लिली थॉमस केस है, आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस केस है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है। अब प्रोविज़न ये है कि सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ आरपीए, अगर आप कन्विक्ट भी हो जाते हैं तो आपको 3 मंथ मिलते थे अपील के लिए, और जब तक अपील होगी तब तक आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर स्टे आ जाता था। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वी शुड ओप फॉर द इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन, और इस लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देता है सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ द आरपीए। तो सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि देयर शुड बी ए स्पीडी डिस्क्वालिफिकेशन। अब एक और लैंडमार्क जजमेंट आता है 2014 में, विच इज़ मनोज नारूला वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे ये केस करंट 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का फाउंडेशन तय करता है। अब इस केस में 5 जजों की एक जो बेंच होती है उनके सामने की क्वेश्चन होता है कि वेदर पर्सन विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड को अलाउ करना चाहिए एज अ मिनिस्टर इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट। बट जुडिशरी का ये कहना था कि जुडिशरी कुड नॉट रीड अ डिस्क्वालिफिकेशन नॉट कंटेम्पलेटेड बाय द स्टेचू अंडर द आर्टिकल 75(1), और ये कंप्लीटली प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिप्शन पे है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर पे ये मॉरल बर्डन देता है कि ये प्राइम मिनिस्टर के जजमेंट पे है कि इस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनका सिलेक्शन ना किया जा सके। साथ ही लॉ कमीशन की एक फेमस रिपोर्ट आती है 2014 में, विच इज 244th लॉ कमीशन रिपोर्ट। इट ऑल्सो सजेस्टेड कि डिस्क्वालिफिकेशन, देयर शुड बी द डिस्क्वालिफिकेशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेक्शन बट अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। कि इवन बिफोर इन 1999 वी विल सी कि 170th रिपोर्ट आती है लॉ कमीशन की, जो प्रपोज करती है कि अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो चुकी है इन केसेस विच आर पनिशेबल अप टू 5 ईयर्स, तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को रीअफर्म करता है 244th लॉ कमीशन इन 2014, जहां पे वो फिर ये कहते हैं कि अगर किसी लेजिस्लेटर के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं देन दैट पर्सन देयर आर प्राइमा फेसी जुडिशियल सेटिस्फेक्शन दैट देयर एग्जिस्ट सफिशिएंट मटेरियल अगेंस्ट अ पर्सन टू पुट देम ऑन द ट्रायल। साथ ही रिजेक्ट करती है कि अगर पर्सन चार्जशीट लेवल पे है तब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाउएवर इफ द चार्जेस आर फ्रेम देन वी मस्ट ऑप्ट फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। सो फाइनली 2018 में आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन का फिर एक केस आता है और इसमें ग्राउंड तय किए जाते हैं 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। तो एक 5 जज की जो बेंच है वो यूनिवर्सली डिसाइड करती है कि ऑल दो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो डिसाइड कर सके टू डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट अगेंस्ट हुम दे हैव द क्रिमिनल चार्जेस, बट ये ओनस सेट करते हैं कि पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ टू प्रिवेंट द कैंडिडेट अक्यूज ऑफ सीरियस केसेस। अब ये सीरियस केसेस कौन कौन से होते हैं ये हमने सेक्शन 8 आरपी में भी देखा था कि सेक्शन 153A प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट्स में अगर आप कन्विक्ट पाए जाते हो, इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड गुड्स के एक्सपोर्ट में आप कन्विक्ट पाए जाते हो, अगर आप नारकोटिक्स एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट में, टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट में, डावरी एक्ट में, इस तरह के एक्ट जो कि सीरियस कन्विक्शंस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये पार्लियामेंट के डिस्क्रिप्शन पे है, ये पार्लियामेंट की ये पावर है कि वो एक ऐसा लॉ लेके आए ताकि ऐसे लोग जिन पे ये चार्जेस भी हैं उन्हें रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि ही कैन डिस्क्वालीफाई देम। And finally, we will see a landmark judgment again in 2020. Its Supreme Court in Ram Babu Singh Thakur versus Sunil Arora case reaffirm करता है कि वोटर्स हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब हुआ क्या था, प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था कि आप अपने क्रिमिनल केसेस का जो है वो एफिडेविट फाइल करें, बट उनकी जो है वो अवहेलना हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट फिर रीअफर्म करता है और पेनलाइज करता है पार्टीज को फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द
क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप देखिए दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इस टॉपिक में तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का कभी टॉपिक आए, कभी जुडिशरी के क्रिटिकल रोल पे आए, तब आप ऐसे एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज वी यूजली यूज़ द कॉमन एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू द जुडिशियल एक्टिविज्म लाइक विशाखा जजमेंट एटसेट्रा। तो हमें एक नए नए एग्जाम्पल डिफरेंट परस्पेक्टिव से भी यूज़ करने चाहिए। तो ये था कि कैसे पूरी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की एक जर्नी है, कि क्या इश्यूज हमारे पास हैं, क्यों ये स्टेटस आज भी इतना वाइड स्प्रेड है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, क्या सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल रहा, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्टिव रोल निभाया कि इंस्टीट्यूशंस को क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए बाध्य किया जा सके। बट देर आर स्टिल चैलेंजेस, सो वील सी कि हाउ दिस एंटायर सिस्टम कैन बी क्लीन। तो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड दिस इन अ स्टेक होल्डर अप्रोच, यू कैन ऑल्सो यूज दिन इन योर मेन्स आंसर एज वेल। कि सबसे पहले स्टेट की लेवल पे हमें देखना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के जो सेक्शन 8 है इसमें लाइफ टाइम बैन को इंक्लूड किया जाए। करंटली देर आर बैन अप टू 6 ईयर ओनली। इवन द 244th लॉ कमीशन रिपोर्ट भी प्रपोज करती है कि अगर आप कन्विक्ट पाए जाते हो सीरियस केसेस में तो देयर शुड बी अ लाइफ टाइम बैन। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग भी कुछ रिकमेंडेशन है। फॉर एग्जांपल सेकंड एआरसी रिकमेंड करता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए और इसमें पावर इलेक्शन कमीशन को भी दी जानी चाहिए। साथ ही एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी स्ट्रिक्ट पावर बनाई जाती है। सबसे मेन इशू है मैन पावर का। इलेक्शन कमीशन के पास खुद का परमानेंट कैडर ना होना भी एक बेसिक हर्डल है। साथ ही अभी आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है इट हैज़ द लिमिटेड पावर टू स्टॉप द कैंडिडेचर वंस ही इज़ कन्विक्टेड। तो अब हमें कैंडिडेचर लेवल पे उसे रोकना पड़ेगा ताकि अर्ली एंट्री लेवल पे ही हम क्रिमिनलाइजेशन को चेक कर सकें। सिटीजन लेवल पे वी हैव टू बी इन्फॉर्म्ड सिटीजन, वी हैव टू सपोर्ट द क्लीन कैंडिडेट्स अबव रेस रिलीजन कास्ट पॉलिटिक्स। इसी तरह से सिविल सोसाइटी जैसे कि एडीआर है, इलेक्शन वॉच है, इनके द्वारा जो पब्लिक कैंपेन चलाए जाते हैं ये भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने लेवल पे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को तय करना पड़ेगा, पब्लिश करना चाहिए अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड विच इज़ ऑल्सो upheld in the Ram Babu case. Judiciary level पे fast tracking of case, no adjournment और the delay in such cases किए जाना चाहिए। साथ ही स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन इज द वन थिंग विच कैन परमानेंटली ब्रेक दिस मनी मसल नेक्सस, क्योंकि आज भी इलेक्शन लड़ने के लिए मनी इज अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी या दिनेश गोस्वामी कमेटी भी ये रिकमेंड करती है कि देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। तो दिस इज अ हेक्सागोनल अप्रोच विच यू कैन यूज इन योर मेन्स आंसर्स ऑल्सो। सो ये एंटायर टॉपिक था कि कैसे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है टू हैव अ क्लीन सिस्टम और अ विकसित भारत बाय 2047। सो दिस टॉपिक इज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट अंडर आवर GS3। आप इस तरह के टॉपिक्स को पढ़िए, इतना रिसर्चफुल एनालिसिस वी आर वर्किंग फॉर यू एट अ वन प्लेस। सो प्लीज डू शेयर दिस initiative and please let us know how you are liking our this initiative. If you are liking this initiative please do consider share, like and subscribe। और इस पूरे रिसर्च या पूरे टॉपिक की जो इन डेप्थ PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस हो जाएगी, जिसका कि लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। थैंक यू।